में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे ना। जी जी, प्रॉब्लम बट तो आपने क्वेश्चन तो करने होते हैं, मैं तो वेलकम करता हूँ कि क्वेश्चन करे। क्वेश्चन वही करेगा जो पढ़ रहा है, दूसरा तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। बहरहाल तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर के हवाले से वो चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको। दो तरह की इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक को स्टैटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, दूसरी को डायनामिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉरी। स्टैटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका न्यूक्लियर जो है वो इस सेल्फ हम उसको जस्ट स्टडी करते हैं कि वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फिशन है, फ्यूजन है, न्यूक्लियस मास का कम होना, ज़्यादा होना, चार्ज का कम होना, ज़्यादा होना। तो ये जो रिएक्शंस हैं एक किस्म के, ये स्टैटिक प्रॉपर्टीज में हम नहीं पढ़ते। वो चीज़ें हम स्टडी करते हैं डायनामिक प्रॉपर्टीज में। तो जब आपका न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, या न्यूक्लियस डिके कर गया है रेडियो एक्टिविटी के जरिए, या कोई न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है, फिशन कर रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं क्योंकि इनमें मोशन इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए इनको डायनामिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। मोशन मीन्स एनर्जी की चेंज होती है, तो इसका मतलब है कि ये डायनामिक प्रॉपर्टीज है। तो दोनों तरह से न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है। डायनामिक प्रॉपर्टीज में हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, और ये जो है इसमें फिशन फ्यूजन वगैरह। और स्टैटिक प्रॉपर्टीज में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसका चार्ज क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, मास क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस कैसे है, मूवमेंट इसका क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो बाकी ये यूनिट जो है ये मैंने आपको बता दिया था, मोल की डेफिनेशन, ग्राम एटम, ये चीज़ें आपको पता है। आई विल नॉट रिपीट दैम। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो ये चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री की बुक से दोबारा जो है वो देख सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट भी कल डिफाइन हो गया, ये सारा कुछ हो गया था। तो लेट्स गो टू दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। अब ये स्टैटिक प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले है न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास, तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो क्लासिकली हम कहते थे क्वांटम से पहले, तो हम ये कहते थे रदरफोर्ड के मुताबिक कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल न्यूक्लियस का मास जो है वो आप किसी तरीके से निकालें तो वो इक्वल होगा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो टोटल जो एटॉमिक मास यूनिट बनेगा वो उसका मास देगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन उसका मास नंबर 16 है। तो इसको इसलिए मास नंबर कहते हैं कि 16 को अगर आप यू से मल्टीप्लाई कर दें, विच इज एटॉमिक मास यूनिट, तो 16 यू जो है ये ऑक्सीजन का मास होना चाहिए थ्योरेटिकली। क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ है, हर चीज़ का जो एक चीज़ का मास है वो 1 यूनिट है। तो अगर 16 मास है उसका टोटल, तो फिर 16 यूनिट उसका एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। अब ये तो हमने यानी एक समझ लें कि एक गैस लगाया है जो को हाइपोथेटिकल गैस है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो जब आप एग्जैक्ट मास निकालना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्ट मास, प्रिसाइज मास निकालना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो पहले सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फर्ज करें आपने एक एटम लिया, आपने एक ऑक्सीजन का एटम लिया। अब ऑक्सीजन के एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 8 प्रोटॉन है और बाकी 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है, जो भी है। और उसके बाहर जो है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल। तो आप चूंकि आप सिर्फ न्यूक्लियस का मास मेजर करना चाहते हैं, पूरे एटम का मास आपको नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप जो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से बाहर निकालेंगे, उस एटम से बाहर निकालेंगे। इस प्रोसेस को आमतौर पर आयोनाइजेशन भी कहा जाता है, कि आप उसको आयोनाइज कर देंगे। जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम का नॉकआउट कर देते हैं, उसके ऑर्बिट से उसको निकाल देते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो एटम है ये आयन बन गया। तो आपने इतनी आयनाइजेशन करनी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस एटम में ना रहे, सारे इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल जाए। बाकी जो चीज़ बचेगी दैट विल बी आयनिक कोर, और वो आयनिक कोर ही आपका न्यूक्लियस होगा जिसका आप मास मेजर करना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपके पास हैवी न्यूक्लियर है
तो हैवी एटम्स हैं तो उनके तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यूरेनियम में तो बहुत ही आगे चली जाती है बात। 92 प्रोटॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी आपको। तो ये छोटे जो न्यूक्लियाई हैं उनमें ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम में, हीलियम में, लिथियम में, उन उनमें ये ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो स्टडी किए जाते हैं। वहाँ भी आसान होता है इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना। अच्छा, जब आपने इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिए, पीछे जो आपके पास चीज़ बची है दैट इज जस्ट द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। तो ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस अब बच गया, तो अब वो न्यूक्लियस आपके पास आ गया। अब आपने करनी है उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ शायद आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हो। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए भी उसका मास निकाला जाता है। एक मास डबलेट मेथड है, उसके ज़रिए भी इसका मास निकाला जाता है। तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा इसका ओवरव्यू करेंगे, डिटेल में नहीं जाएँगे। अच्छा, अब करना क्या है, आपने थ्योरेटिकली अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ जो इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही है, ये थ्योरेटिकल इक्वेशन है। वो ये कहती है कि अगर आप एक न्यूक्लियस का मास निकालें, इस प्रोसेस के थ्रू जो भी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके। तो थ्योरेटिकली क्या होगा कि अगर एक न्यूक्लियस में पहले ए और ज़ेड दोनों मौजूद थे, यानी उसमें ज़ेड नंबर ऑफ प्रोटॉन या ज़ेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और ए जो है वो उसका मास था। अब आपने चूँकि ज़ेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस कर दिए हैं एटम में से, तो अब ये जो MaZ है, ये एटम जो है इसमें से माइनस कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन का मास Me है, तो Z इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ZMe। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर आपने माइनस कर दिए उसमें से, तो फाइनल जो आपको मास मिलेगा दैट विल बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। यानी एटम के टोटल मास में एटम के टोटल मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो न्यूक्लियस का मास होगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को वो कहता है करेक्ट भी करना है। कैसे करना है? हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के साथ आज़ादाना तो नहीं घूम रहा होता, बल्कि उनके दरमियान एक कूलम फोर्स होती है। पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स ने बेसिकली एक एनर्जी के ज़रिए इनको बाइंड किया होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो अब क्योंकि आप लोग रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर किसी चीज़ का मास निकाला जाए तो ये भी कहा जा सकता है उसमें एनर्जी कम हो गई, या सिमिलरली अगर किसी चीज़ की एनर्जी कम हो गई तो ये भी कहा जा सकता है उसका मास कम हो गया। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाला फैक्टर है, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला था एटम में से, तो आपने बेसिकली इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी साथ निकाल ली थी, क्योंकि अब वो बाइंड नहीं रहे ना न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम हुई है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी भी कम हुई है, तो अब न्यूक्लियस का मास और कम आपको, यानी एटम का मास जो है वो और कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से भी और उसके साथ-साथ बाइंडिंग एनर्जी भी कम होने से भी। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी वाला जो है वो करेक्शन यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर की गई है। तो ये थ्योरेटिकल सर इक्वेशन है। जी, क्वेश्चन है किसी का? सर ये न्यूट्रॉन्स का मास किधर गया? न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुए। आप यूँ समझ सकते हैं कि जिसको यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन कहा हुआ है ना, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? यानी MaZ पूरा एटम है। उस एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बाकी न्यूक्लियस रह गया। अब न्यूक्लियस के अंदर है जो भी है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, व्हाटएवर, वो न्यूक्लियस के अंदर है। यहाँ जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ये एटम है। इस एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले और बाकी आपके पास ही न्यूक्लियस रह गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये एक बहस है जो कि हमने कल भी की थी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। फिलहाल जो आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, आपने ये करना है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं एटम के पीछे रह जाएगा न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस का आपने एज अ होल मास निकालना है, जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए, और फिर आपने उसको इस सिचुएशन में पुट करना है, वहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगेन दिस बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये उसकी बात हम कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले और उनकी आपस में जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो भी निकाली। क्लियर है ये बात?
जी सर। चलें, अब ये है कि इसके एक्सपेरिमेंटली निकालने के 3 तरीके इसमें यहाँ बताए हैं। इसमें पहला तरीका हम डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसमें एक्सप्लेन किया होगा। तो 3 तरीके हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है और न्यूक्लियर रिएक्शन मेथड है। तो पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यानी 3 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक इसमें आयन सोर्स यूज़ होता है। ये वो चीज़ है जहाँ पे आप एटम्स को आयन में बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लड़ा करके। वो आयन से मूव करते हुए इस चैम्बर में दाखिल होते हैं, सेकंड वाले में। ये जो सेकंड वाला चैम्बर है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर। अच्छा, इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर आप वेलोसिटी को सेट करते हैं, अभी हम देखेंगे किस तरह करते हैं। एंड फाइनली वो फिर एक तीसरा आगे रीजन है जहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वहाँ पे जाके वो अपने ट्रेसेस जो है वो छोड़ते हैं, यानी वहाँ पे आप उनको डिटेक्ट करते हैं जो भी यहाँ से आइन आ रहे होते हैं। तो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं उसमें। तो इसको वो पहले वो कहते हैं आइन सोर्स, दूसरा है वेलोसिटी सिलेक्टर और तीसरा है मोमेंटम सिलेक्टर। अच्छा, आगे इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप बुक से ज़रा देखिएगा, इसमें बहुत शॉर्ट करके इसको किया हुआ है। आयन सोर्स में क्या है कि अगर आपके पास तो एक एटम है, तो आप उसको आयनाइज करते हैं। आयनाइज करने के बहुत से तरीके होते हैं। आयनाइज करने का एक तरीका ये होता है कि आप हीट अप कर देते हैं एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को। जब आप हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपको पता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब आप हीट अप करते हैं तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवा देती है फ्रॉम देयर ऑर्बिट सराउंडिंग न्यूक्लियस, और आपका जो एटम है वो आयनाइज हो जाता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और न्यूक्लियस आपके पास रह जाता है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने सैंपल को, मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो मटेरियल जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, इसको आप वेपराइज करवाते हैं। वेपराइज करवाने का मतलब ये होता है कि उसको वेपर फॉर्म के अंदर ले जाते हैं एंड देन उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि उस आपके मटेरियल के अंदर मौजूद हैं, और उनको फिर नॉकआउट करवा देता है। और इस तरह से यानी आप डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए आप आइन बना सकते हैं। फिर इसी तरह एक और तरीका जो है वो ये होता है कि आप डिस्चार्ज करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोड, और मतलब आप एक रॉड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड इज जस्ट अ रॉड। उस रॉड के ऊपर आप अपना मटेरियल लगा देते हैं जिसको आपने आयनाइज करना है, एंड देन उसके अंदर से करंट गुजारते हैं। तो वो जो करंट गुजरता है वो उसको आयनाइज कर देता है, उस मटेरियल को जो आपने कोट किया होता है अपने रॉड के ऊपर या इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये भी एक तरीका है आयनाइजेशन करने का। अब ये जो आयन बन जाते हैं, इन आयन की हर आयन की डिफरेंट स्पीड होती है, ये डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है ना कि 1 ग्राम अगर आप किसी चीज़ का ले लें, तो उस 1 ग्राम के अंदर भी 10⁻23 के करीब एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सारे के सारे अब आयनाइज होंगे। इतनी बड़ी तादाद में ये जो आयन बनते हैं, ये तमाम के तमाम आयन की एनर्जी या वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होती। तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ ये मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसी के लिए फिर आपने आगे ये एक सेकंड चैम्बर लगाना होता है कि वो जो आयन निकलेंगे यहाँ से, उनको आपने यहाँ पर, और दूसरा ये कि इसको बीम भी बनाना है। अब बीम कैसे बनाई जाती है, वो आप इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दें पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों तरफ। तो क्या होगा कि जो आयन्स बन रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव उनको डिफ्लेक्ट करेंगे और वो बिल्कुल सीधे एक लाइन के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगेन उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होंगी। सारे एक लाइन में आ जाएंगे, यानी वो एक लाइन में इस तरह एक बीम बन के मूव करेंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी।
मतलब ये है कि एक आयन फॉर एग्जाम्पल पहले आगे चला जाएगा और एक स्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे एक ही वक्त पे हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंचे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक वेलोसिटी सिलेक्टर लगाते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी सिलेक्टर में बेसिकली क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इस तरह अप्लाई करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू। तो वहां से आप एफ निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फोर्स को आपने पढ़ा हो तो वो होती है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अगर आप वी और बी को परपेंडिकुलर रख ले तो सिंपली ये क्यू वी बी बन जाएगा, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा। तो क्यू ई और क्यू वी बी इन दोनों को आपने करना है बैलेंस। तो अगर आप जस्ट इक्वेशन लिखें पेपर के ऊपर, मेरा ख्याल इसमें नहीं लिखी हुई यहाँ पर, तो इस पेपर पे आप लिख सकते हैं क्यू ई इज बैलेंस्ड बाय क्यू वी बी, यानी अपवर्ड फोर्स यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक रखी हुई है और डाउनवर्ड फोर्स मैग्नेटिक रखी हुई है। तो इन दोनों की जब वैल्यू इक्वल होगी, बैलेंस होगी ये फोर्सेस, तो क्यू ई विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। तो क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड ई विल बी इक्वल टू वी बी। तो वहां से आप ई वी निकाल सकते हैं, वो इक्वल होगा ई ओवर बी, राइट। तो ई ओवर बी यानी इसका मतलब जस्ट यू नीड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू सिलेक्ट द वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो अगर आपको ई की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, जस्ट पुट दी वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज, तो आपको एक वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो जितनी वेलोसिटी आप रखना चाहते हैं अपने चैम्बर के अंदर उतनी वेलोसिटी पुट करें, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट कर लें और आप इस तरह से एक खास वेलोसिटी के आयन जो हैं वो आप हासिल कर लेंगे। इसीलिए इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है कि वेलोसिटी को सिलेक्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की खास वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं और यूजिंग दैट इक्वेशन आपको ये पता चल जाता है कि ई और बी कितना रखूं कि वेलोसिटी इतनी आ जाए। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर का काम होता है। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपने वो जो आयन पीछे से आ रहे हैं, बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल्स, आयन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और आपको ये पता है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, या अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो ये चार्ज पार्टिकल्स अपना पाथ जो है वो चेंज करते हैं, डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। अब होता यह है कि डिफरेंट आयन्स का अगर मास डिफरेंट है तो फिर वो उनकी डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स में वो भी डिफरेंट होगी। तो यही वजह है कि पीछे से वैसे आपको एक लाइन नजर आ रही थी, लेकिन जो ही वो तीसरे चैम्बर में दाखिल हुई एक लाइन वो 3 लाइनों में स्प्लिट हो गई, 3 लाइनों में डिवाइड हो गई। तो ये 3 लाइनें इसलिए बन गई हैं क्योंकि जो पीछे लाइन आ रही थी उसमें सारे आयन जो हैं वो एक जैसे नहीं थे, डिफरेंट मैथ के आयन थे। तो आपने यहाँ पर उन मैसेज को अलग अलग कर दिया बेस्ड ऑन दी मैसेज, दे हैव डिफरेंट रेडियाई। इसकी भी आपने वो इक्वेशन पढ़ी होगी क्या, कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते हैं एफ बी स्क्वायर ओवर आर और उसको इक्वल कर देते हैं क्यू वी बी के। तो वहां से आपको पता है कि एम और आर का रिलेशन बन जाता है। तो डिफरेंट मैथ के जो आयन होते हैं वो डिफरेंट रेडियाई के ऑर्बिट्स बनाते हैं, दैट इज वाई तीनों जो है वो डिफरेंट लाइन अलग अलग नजर आनी शुरू हो जाती हैं। और ये काम कब होता है, जब आप इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं इन सबको। तो ये इसका मेथड होता है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, ये रिलेशन वो लिखा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सारी क्वेश्चन इसमें आगे दी हुई है। ठीक है, इसको उसने मोमेंटम सिलेक्टर का नाम दिया हुआ है। मोमेंटम इसलिए कि यहाँ पे एम वी आता है, तो एम वी को आप मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर ओवर आर और इसको इक्वल किया हुआ है क्यू वी बी के एंड यू गेट दिस इक्वेशन 2। हाँ सॉरी, ये इक्वेशन 1 भी बल्कि की हुई है नेक्स्ट पेज पे। वेलोसिटी सिलेक्टर की इक्वेशन है ई ओवर बी जो पहले मैं बात कर रहा था, एंड दिस इज इक्वेशन 2 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो तीसरे चैम्बर में प्रोसेस होता है कि डिफरेंट रेडियस डिफरेंट मैथ हो तो डिफरेंट रेडियाई बनते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और इसको मजीद थोड़ा सा रिफाइन इसने किया हुआ है, तो ये फाइनल रिलेशन आपको मैथ का रेडियस की फॉर्म में मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वी को एलिमिनेट किया है उसने, जस्ट वी की जगह पे ई बाई वी पुट किया है एंड यू गेट अ रिलेशन बिटवीन एम एंड आर। तो डिफरेंट रेडियाई जो होते हैं वो डिफरेंट मैसेज से जाते हैं। ई और बी चूंकि आपने ऑलरेडी फिक्स किए हुए थे तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्यू आपका चार्ज है
ठीक है, और आर जो है ये आपका रेडियस है। आर जो है वो आप सिंपली बाय लुकिंग एट दी फोटोग्राफिक प्लेट आपको पता चल जाएगा कि कौन से दायरे का रेडियस कितना है। तो अगर आप पुट करें तो यू कैन कैलकुलेट द मास फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। तो ये इसमें लिखा भी हुआ है कि टू डिटरमिन प्रिसाइज masses one need all quantity इन इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो वो ये इक्वेशन 3 में अगर आपको क्यू आर बी ई वगैरह पता है तो आप एम जो है वो प्रिसाइजली निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रिसाइज अगर आपको मेथड चाहिए कि जी मैंने नई न्यूक्लियस का मास इससे भी ज़्यादा प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है, इससे भी ज़्यादा, यानी इससे भी ज़्यादा अच्छा मास, अच्छे से मुराद ये है कि जिसमें लेस, और बोला ना प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि आपने लेस अनसर्टेनिटी की तरफ जाना है और ज़्यादा यानी आप एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज अगर चाहते हैं तो इसका मतलब लेस अनसर्टेनिटी की तरफ जाना है। तो उसके लिए ये मास डुप्लेट मेथड है, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। ये बेसिकली मास डुप्लेट मेथड क्या है, इसमें आप दो डिफरेंट न्यूक्लियर लेते हैं और उनका मास डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट न्यूक्लियर लेते हैं और उनका मास डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कहते हैं मास डबलेट मेथड। डबलेट का मतलब यही है कि आपने दो मैसेज लिए हैं, पेयर बनाया है, ठीक है, और उनकी जो डिफरेंस है वो आपने निकालना है। सिस्टम ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन क्लोज लाइन मैचेस, यानी वो करीब करीब होते हैं मैच दोनों के। कंपैरिजन इज यूजली मेड विद कार्बन और सम कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आमतौर पर कार्बन को इस्तेमाल किया जाता है इसमें कि आप एक न्यूक्लियर लेते हैं और कार्बन के साथ देखते हैं कि दोनों के मैथ में क्या डिफरेंस, यानी इसमें आप एक न्यूक्लियस का मैथ नहीं निकालते बल्कि उस न्यूक्लियस का जो आपका सैंपल है उसको कंपेयर कर लेते हैं कार्बन के साथ या हाइड्रोजन या इस तरह के किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ। यानी बजाय इसके कि एक न्यूक्लियस का आप मैथ निकालें, वो निकालने की बजाय आप उसको कंपेयर कर लेते हैं किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ जिसका मैथ उसके करीब करीब हो और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर वो डिफरेंस बहुत कम आए तो इसका मतलब आपने जो मैथ फाइंड आउट किया है न्यूक्लियस का बाय कंपेयरिंग टू दी अदर न्यूक्लियस वो काफ़ी प्रिसाइज है। तो वो डिफरेंस जितना कम होगा इसका मतलब ये है कि आप उतना प्रिसाइज मास न्यूक्लियस का कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है ना ये बात कि मैथ डबलेट मेथड में एक न्यूक्लियस का मैथ उस तरह से नहीं निकालते जिस तरह मैथ का तो आपने एक न्यूक्लियस लिया और उसका आपने मैथ निकाला। इसमें आप मैथ नहीं निकाल डायरेक्ट मैथ नहीं निकालते बल्कि डिफरेंस निकालते हैं विद अदर न्यूक्लियस, उसका क्या मैथ का डिफरेंस है। और जितना कम ये डिफरेंस होगा इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा प्रिसाइज मैथ आप कैलकुलेट कर रहे थे दूसरे के साथ कंपेयर करके। इसकी एग्जांपल भी इसमें सर दी ये हुई है। एक्सपेरिमेंट कैसे हम कर सकते हैं कि कंपेयरिंग कैसे कर सकते हैं सर? वो ये है ना कि एक का मैथ आपको पता है, कार्बन का फर्ज करें आपको प्रिसाइजली पता है, वो आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ से निकाल लिया, क्लियर। अब बाकियों के लिए आप उसको ना इस्तेमाल करें, बाकियों के लिए आप कार्बन को स्टैंडर्ड बना लें और उसके साथ उनका डिफरेंस देखते जाएं। तो वो डिफरेंस से फिर आप अगर वो डिफरेंस कम है, मसलन हाइड्रोजन का मैथ कार्बन से डिफरेंस निकाला जाए तो वो 12 का डिफरेंस निकलता है, ठीक है। तो 12 पॉइंट के बाद आपने देखनी है अनसर्टेनिटी। 12 पॉइंट अगर 0,0,0,0 जितने ज़्यादा जीरो होंगे इसका मतलब उतना ज़्यादा हाइड्रोजन का मैथ 1 के करीब है। तो इस तरह से आप इनका डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसने एक इसको भी एक्सपेरिमेंटली हम मास ड्रॉपलेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि एक साइड पे मीज़ान के कार्बन रख दें, दूसरी साइड हाइड्रोजन। तो इट इज़ फिजिकली यही तो मैं आपको पॉसिबल बता, नहीं है। यस पॉसिबल है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए मैथ निकाल लिया एक न्यूक्लियस का। अब आप किसी और न्यूक्लियस का निकालना चाहते हैं तो जिसका निकाला हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है। ये अब आगे मैं आपको मिसाल देता हूँ ना एग्जाम्पल, तो उसमें ये शायद बात क्लियर हो जाए। अब क्या होता है कि आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो टेस्ट किया, ठीक है, ये हाइड्रोजन की मिसाल में दी हुई है, हाइड्रोजन का मास निकाला। आप क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्योंकि रियलिटी में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलती, आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में। अब आपने क्या किया जी, आपके पास दो आपने वो ये ले ली है, एक ये है C9H20 और दूसरा आपने ले लिया C10H8, ठीक है। ये नेफ्थलीन है और ये नॉन एन है। अब ये केमिकल कंपाउंड्स हैं दो, आपने इनके मैच निकालने हैं।
जैसे आप देखें C9H20 जो है, इसका मैथ निकालें। अब इसमें 9 कार्बन हैं और 20 क्या हैं, हाइड्रोजन हैं। अब 9 कार्बन के मैथ को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 12 इसका मैथ होता है, 12 U। और हाइड्रोजन का जो मैथ है वो 1 होता है, ठीक है, मैथ नंबर 1 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो टोटल हो गया 128 U। और इसमें आप देखें C10H8, इसमें भी आप देखेंगे 10 कार्बन हैं और 8 हाइड्रोजन हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये भी 128 U बन जाता है। तो बोथ मॉलिक्यूल्स फॉलो द सेम पाथ, मतलब ये कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की डिफरेंट कंपोजिशन है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का मैथ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यही इसमें बात नीचे लिखी है कि बोथ मॉलिक्यूल्स फॉलो द सेम पाथ बट स्टिल स्ट्राइक एट डिफरेंट पॉइंट्स विद डिफरेंट रेडियाई, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करने के बाद मास स्पेक्ट्रोग्राफ में से अगर आप गुजारेंगे तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट रेडियाई के साथ आपको नजर आते हैं। हालांकि मैथ दोनों का सेम आ रहा है, समझ आ रही है, लेकिन अगर दोनों का मैथ सेम था इस कैलकुलेशन के मुताबिक 128 था, तो फिर इन दोनों को एक ही जगह पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए था वो फोटोग्राफिक प्लेट पे, लेकिन ये दो डिफरेंट जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका मैथ सेम नहीं है, इनके मैथ में स्लाइड डिफरेंस है। तो वो जो स्लाइड डिफरेंस है वो हमने मेजरमेंट में थोरेटिकली नहीं डाला हुआ था, ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि दो को अगर आप कंपेयर करें तो इनमें किसी एक का मैथ जो है वो आपने सही नहीं लिया हुआ था। तो फिर आप क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस मेजर करेंगे। तो फर्स्ट करें, डिफरेंस इनका एक्सपेरिमेंटली आया था 0.03, ये इतना लंबा डिफरेंस आया हुआ। अब ये डिफरेंस एक्चुअली क्या चीज़ था, ये C9H20 के मैथ को माइनस करना है C10H8 के मैथ में, दोनों मॉलिक्यूल के मैथ का डिफरेंस आ जाता है। अब आप क्या करते हैं, इनको जरा सेपरेट आउट करके लिखते हैं। C9 है तो इसको आप लिख लेंगे 9M ऑफ कार्बन 12, H20 है तो इसको 20M लिख लिया, C10 है तो 10M लिख लिया, और H8 है तो 8M लिख लिया। और फॉर इन सबको कैलकुलेट करें तो 12M हाइड्रोजन का बना और -M जो है वो कार्बन का बना। अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो आप मास ऑफ हाइड्रोजन को इधर रहने देंगे और बाकी चीज़ें उधर ले जाके 12 पे डिवाइड करेंगे। यू विल गेट दिस आंसर 1/12 डेल्टा प्लस मास ऑफ कार्बन। अब मास ऑफ कार्बन आपने अलहदा से निकाला हुआ है, ऑलरेडी आपको पता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो आप मास ऑफ कार्बन पुट करें, दोनों का जो डिफरेंस आपको एक्सपेरिमेंटली मिला है दो डिफरेंट ट्रैक से वो पुट करें, तो आपको मास ऑफ हाइड्रोजन प्रिसाइजली मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो डिफरेंस है वो ये ऊपर लिखा हुआ था 0.09 वाला, मास ऑफ कार्बन आपको पता है 12.00 U होता है, उसको यहाँ पुट करें तो आपको हाइड्रोजन का मास मिल जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल इसमें दी है नाइट्रोजन, तो ये अब आप खुद यहाँ पे नोट से देख लीजिएगा, डिफरेंस दिया हुआ है, उसके लिए दो मॉलिक्यूल लिए हैं, अगेन सेम मेथड यूज किया है, उसमें इक्वेशन बनाई है और वहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिया। और मास ऑफ नाइट्रोजन अब कहाँ से निकला है, मास ऑफ कार्बन से जो कि ऑलरेडी पता था, मास ऑफ हाइड्रोजन से जो कि अभी हमने निकाला, और डिफरेंस से जो कि एक्सपेरिमेंटली आपने नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके निकाला था। यानी आपको कार्बन का पहले बस निकालना पड़ा, कार्बन से आपने हाइड्रोजन का निकाल लिया, अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के नाइट्रोजन का निकाल लिया। सिमिलरली अब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला के आप ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे, बार बार आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ में एक एक न्यूक्लियस को आयनाइज करके वेलोसिटी सिलेक्ट करके वो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, आयनाइज करके उनको डायरेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ में गुजारेंगे, दो डिफरेंट ट्रैक्स आएंगे, उनका जो मैथ आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, उसको आप इक्वेशन में डाल के किसी भी चीज़ का मैथ जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये मैथ डबलेट मेथड कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें इसको फिर मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे। फिलहाल आप जो है क्योंकि इसमें भी फिर आगे बाइंडिंग एनर्जी कुछ एग्जांपल्स भी आनी है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे एक अलग टॉपिक भी है, इसको फिर डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक आज कर लें।